हेलो एवरीवन। हम जो चैप्टर कर रहे थे दैट वाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड स्टार ट्रेडिंग हाउस। इसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे और इस सेकंड पार्ट के अंदर हम कवर करेंगे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 एंड 2020 तक की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है तो उसको हम कवर करेंगे। ये जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है 2015 टू 2020, ये 1 अप्रैल 2015 को इसको अनाउंस किया गया था और इसकी जो एंड होने की डेट थी दैट वाज 31 मार्च 2020। बट आप लोग देख ही रहे हैं कि 2020 2021 और इन दिनों तो कितना कोरोना का कितना ज़्यादा हम कह सकते हैं कितना क्रिटिकल ये टाइम था। तो जो ऑब्जेक्टिव इस पॉलिसी के अंदर के लिए जो सेट किए गए थे तो उन ऑब्जेक्टिव को हम उतना ज़्यादा अचीव नहीं कर पाए हैं। तो इस पॉलिसी को जो डिज़ाइन किया गया था, इंडिया से गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सपोर्ट को बढ़ाना था। इसमें बहुत सारे इंसेंटिव अनाउंस किए गए एक्सपोर्ट हाउसेस के लिए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट के लिए, और प्रोसीजर को सिंप्लीफिकेशन करने के लिए एफर्ट्स किए गए। इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी इसमें था कि इसको भी स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड था। और इस पॉलिसी को रिकॉग्नाइज मतलब किया जाना था कि एक्सपोर्ट को तो बढ़ाना था लेकिन सेम टाइम जो असेंशियल इंपोर्ट था उसको भी फैसिलिटेट करना था, उसको भी इजी बनाना था। तो इस पॉलिसी में एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया गया जिससे एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जाए, कंट्री की वैल्यू एडिशन इंक्रीज़ की जाए, मेक इन इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना था। तो बहुत सारे ऐसे स्टेप्स मतलब प्रपोज किए गए जिससे ऑनलाइन सर्विसेज का यूज़ किया जाएगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो प्रोसीडिंग है उसको बहुत ज़्यादा इजी बनाना था, उसको इम्प्रूव करना था। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को एक मतलब इसमें दो नई स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया। मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, MEIS, मतलब गुड्स के एक्सपोर्ट को बढ़ाना था, स्पेसिफाइड गुड्स के एक्सपोर्ट को बढ़ाना था स्पेसिफाइड मार्केट के अंदर। और सेकंड था सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, SEIS, इसके भी एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना इसका बेसिक मोटिव था। ठीक है, मतलब ये अदरवाइज वैसे तो 2009-14 की पॉलिसी में इन दोनों को हमने इंक्लूड कर लिया था जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर इसको समझा था, लेकिन इसके अंदर इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए प्रोविज़न किया गया। तो नई पॉलिसी का जो बेसिक मोटिव था, एक सस्टेनेबल पॉलिसी इन्वायरमेंट, एक स्टेबल इन्वायरमेंट को क्रिएट करना था। एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंसेंटिव दोनों को बढ़ाना था। इसमें मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, इन सबको प्रमोट करना बेसिक ऑब्जेक्टिव था, लेकिन हम उतना अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाए हैं और ये पॉलिसी जो 2020 तक थी, आई थिंक इसको जो है आगे एक्सटेंड कर दिया गया है क्योंकि वो सारे जो ऑब्जेक्टिव थे जो हमें 20 तक अचीव करने थे वो हम अचीव नहीं कर पाए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 बेसिकली क्या क्या ऐसा क्या क्या ऐसे बेसिक चीज़ें थी जो इसके अंदर इंक्लूड की गई थी। तो जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी इसको मिस निर्मला सीतारमन जो हमारे फिनांस मिनिस्टर मतलब हैं इस टाइम पर, तो उन्होंने इसको अनाउंस किया था 1 अप्रैल 2015। और इसके जो बेसिक हाईलाइट थे इसमें था कि एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सपोर्ट को बढ़ाना था, मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बढ़ाना था, और बेसिक मोटिव था कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का जो चैलेंज हमारे सामने था उसको रिस्पॉन्ड करना था। हमें एक इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपनी पोजीशन को बनाना था, मेक इन इंडिया प्रोग्राम को प्रमोट करना था। MEIS और SEIS की मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, तो इसको प्रमोट करना इस पॉलिसी का बेसिक हम कह सकते हैं कि हाईलाइट था जो इसके अंदर इंक्लूड किया गया। इसके अलावा MEIS और SEIS के अंदर क्रेडिट की जो क्रेडिट प्रोवाइड करना था, गुड्स को इंपोर्ट करना, मतलब गुड्स को इंपोर्ट करने के ऊपर भी बहुत ज़्यादा मतलब उसको भी प्रमोट किया गया था। देन MEIS के अंदर रिवॉर्ड वगैरह देना भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया था। देन कुछ मेजर्स ऐसे अडोप्ट करने का भी प्लान था जिससे जो कैपिटल गुड्स हैं उनको प्रोक्योर किया जाए, जो हमारे इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरर हैं, मतलब इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरर को भी उनको भी प्रमोट करना था कि वो कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करे। तो ये बेसिक हाईलाइट थे जो 2015-20 की पॉलिसी में इंक्लूड किए गए।
एक्सपोर्ट स्कीम को बूस्ट अप करना भी इसका बेसिक मोटिव था। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? तो इसमें जो बेसिकली जो इंक्लूड किया गया, 3 मेन चीज़ों को इंक्लूड किया गया। एमईआईएस, एसईआईएस, डिजिटलाइज़ेशन, डिजिटल जो वर्ल्ड था उसको बढ़ाना बेसिक मोटिव था। और देन अदर इंसेंटिव वगैरह प्रोवाइड किए गए। इनिशिएटिव उनको प्रमोट करना था, जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 के बेसिक ऑब्जेक्टिव थे। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था दैट वाज स्टेबिलिटी। एक स्टेबल और सस्टेनेबल पॉलिसी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना था फॉरेन ट्रेड को बढ़ाने के लिए। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, ये बेसिक ऑब्जेक्टिव रखा गया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट को प्रमोट करना था, कुछ प्रोसीजर रूल्स वगैरह ऐसे बनाने थे जो मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया को प्रमोट कर सके। देन इंडिया के एक्सपोर्ट मार्केट में डाइवर्सिफिकेशन लेकर आना था। बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करना, बहुत सारे प्रोडक्ट को इंक्लूड करना, बहुत सारी मार्केट्स को इंक्लूड करना बेसिक ऑब्जेक्टिव था। देन सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन में था कि फॉरेन ट्रेड की जो प्रोसीजर है, फॉर्म सबमिशन का काम है, डॉक्यूमेंटेशन का काम है, तो उनको सिंप्लीफाई करना। सिंगल विंडो की जो स्कीम थी उसके ऊपर बेसिक फोकस करना इसका ऑब्जेक्टिव था। देन स्ट्रेंथन इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना था, जैसे पोर्ट है, लेबॉर्ट्रीज़ हैं, कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स हैं, वेयर हाउसेस नियर पोर्ट्स हैं, कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटीज़ देना, एयरपोर्ट्स हैं, रेफ्रिजरेटर कंटेनर वगैरह, तो इन सबको भी स्ट्रॉन्ग बनाना इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था। तो स्ट्रेंथन इंफ्रास्ट्रक्चर। देन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, इसको फैसिलिटेट करना भी इस पॉलिसी का बेसिक ऑब्जेक्टिव था, जिससे जो इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स हैं तो उसको इजी बनाया जा सके। अगर हम कैपिटल गुड्स को बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। देन एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना भी इस पॉलिसी का बेसिक ऑब्जेक्टिव था। इसमें एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर, जेम्स एंड ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, लेदर, इंजीनियरिंग गुड्स, इन सबको इंक्लूड किया गया जो एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते, जो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते थे। टू प्रमोट ब्रांड इंडिया, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ब्रांड इंडिया को प्रमोट करना था कि हाई क्वालिटी के गुड्स को एक्सपोर्ट करना, ज़ीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना था कि जो ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करते हो। तो इंडिया के एक ब्रांड इमेज को बिल्डअप करना, उसको प्रमोट करना भी इस पॉलिसी का बेसिक ऑब्जेक्टिव था। तो ये सारे जो ऑब्जेक्टिव थे वो 2015-20 की पॉलिसी में इंक्लूड किए गए थे। देन हम बात करते हैं प्रोविजंस की। तो इस पॉलिसी के अंदर कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको इंक्लूड किया गया? तो फर्स्ट जो प्रोविज़न था दैट वाज स्कीम फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसमें मैंने बताया कि 2 तरह की मेन स्कीम को इंक्लूड किया गया, एमईआईएस और एसईआईएस। तो एमईआईएस में जो था, एमईआईएस मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, एंड सेकंड वाज सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। तो मर्केंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, इस स्कीम का जो बेसिक मोटिव था, स्पेसिफाइड गुड्स एंड स्पेसिफाइड मार्केट को प्रमोट करना था एक्सपोर्ट के लिए। पहले तो एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम ही होती थी जिसका बेसिक मोटिव सिर्फ प्रोडक्ट स्कीम को फोकस था कि प्रोडक्ट को इंक्रीज करना था। तो अब जो था इसके अंदर मार्केट को भी इंक्लूड किया गया, जिसमें बहुत सारे स्कीम जैसे विशेष कृषि उपज ग्राम उद्योग योजना, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर इंसेंटिव स्कीम थी, ये पहले से हो चुकी थी। तो इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना भी इनका बेसिक मोटिव था। तो इसमें कई तरह के एक्सपोर्टर को ड्यूटी क्रेडिट में रिलीफ प्रोवाइड किया गया, मतलब उनको ड्यूटी क्रेडिट उनको प्रोवाइड किए गए। पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी, जो गुड्स को बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो उनके लिए उनको ड्यूटी क्रेडिट दिया गया। उनको एक्साइज ड्यूटी को पे करने के लिए मनी की रिक्वायरमेंट होती थी तो उनके लिए उनको क्रेडिट प्रोवाइड किया गया। सर्विस वगैरह को प्रोक्योर करने के लिए जो उनको सर्विस टैक्स पे करना पड़ता था तो उनके लिए उनको क्रेडिट प्रोवाइड किया गया। तो ये जो स्कीम थी इसको प्रमोट किया गया। देन सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम के अंदर इसका बेसिक मोटिव क्या था कि इंडिया से सर्विसेज को एक्सपोर्ट करना था। सर्विस एक्सपोर्ट के लिए भी सर्विस उनको ड्यूटी क्रेडिट उनको दिया गया। और ये क्रेडिट की जो रेंज थी वो 3% से लेकर 5% तक का, उनकी जो जितना भी फॉरेन एक्सचेंज वो अर्न करते थे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके, तो उसका 3 to 5% तक का उनको क्रेडिट दिया जाता था।
तो मीन्स इसका बेसिक मोटिव सर्विसेज के एक्सपोर्ट को प्रमोट करना था। देन सेकंड जो प्रोविज़न था दैट वाज स्टार एक्सपोर्ट हाउसेस। तो स्टार एक्सपोर्ट हाउसेस या जो स्टेटस होल्डर कंट्रीब्यूट, ये क्या करते हैं, ये स्टार ट्रेड हाउसेस जो होते हैं कंट्री की पूरी फॉरेन एक्सचेंज के अंदर बहुत ज़्यादा ये कंट्रीब्यूट करते हैं, बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज ये अर्न करते हैं। तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, स्पेशल फैसिलिटीज़ उनको दी जाती हैं। उनको बैंक गारंटी को फर्निश करने से एग्जम्पशन होती हैं, उनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स को क्लियर करवाना उनके लिए ईजी होता है, उनको उनके सेल्फ सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंट होते हैं, उनको कहीं से सर्टिफाइड नहीं करवाना पड़ता, उनको एक्सपोर्ट के पर्पज़ के लिए क्रेडिट ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। तो जो एक्सपोर्ट हाउसेज़ होते हैं उनको डिफरेंट पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, जैसे 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस, 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस, 3 स्टार एक्सपोर्ट हाउस, 4 स्टार एक्सपोर्ट हाउस एंड 5 स्टार एक्सपोर्ट हाउस। तो जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन उनका बढ़ता जाएगा उतना ही बड़ा स्टार उनको प्रोवाइड कर दिया जाता है। थर्ड जो प्रोविज़न था दैट वाज टाउन्स फॉर एक्सपोर्ट एक्सीलेंस। बहुत सारे ऐसे टाउन्स को इस्टेब्लिश किया गया जो इंडिया के एक्सपोर्ट को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करेंगे। इनको रिकॉग्नाइज करना मतलब मेन मोटिव था इस स्कीम का। इन टाउन्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाना, इनके एक्सपोर्ट पोटेंशियल को इंक्रीज़ करना, तो ये बेसिक मोटिव था। जो टाउन्स 750 करोड़ या उससे ज़्यादा के गुड्स को प्रोड्यूस करते थे तो उनको टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट पोटेंशियल बेस्ड यूनिट के अंदर उनको इंक्लूड किया गया। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, एग्रीकल्चर के केस में ये जो लिमिट थी वो ₹150 करोड़ या उससे ज़्यादा थी। तो इन टाउन्स को टाउन मतलब जो ज़्यादा गुड्स को प्रोड्यूस करते थे तो वो एक्सपोर्ट भी कर सकते थे। नेक्स्ट जो स्कीम थी दैट वाज निर्यात बंधु स्कीम। निर्यात बंधु स्कीम में ये जो इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ने निर्यात बंधु स्कीम के ऊपर भी फोकस किया और बेसिक मोटिव क्या था कि नए और पोटेंशियल एक्सपोर्टर को प्रमोट करना था, उनकी काउंसलिंग करके, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करके। इससे क्या होगा, जो स्मॉल और मीडियम स्केल के एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने कभी एक्सपोर्ट के बारे में सोचा भी नहीं था और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के डॉक्यूमेंटेशन के बारे में वो अनअवेयर थे, तो उनको अवेयरनेस प्रोवाइड करना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना इसका बेसिक मोटिव था। स्ट्रेंथनिंग एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो और जो इसमें प्रोविज़न इंक्लूड किया गया एक्सपोर्ट के पर्पस से, जो इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसका स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। तो इसके अंदर एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करना भी इंक्लूड किया गया, जैसे पोर्ट, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट वगैरह, इनको रोड की कनेक्टिविटी इनके साथ करना। देन कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, रेफ्रिजरेटेड कंटेनर, इन सबको भी इंक्लूड करना इसका बेसिक मोटिव था। Then MAI and MDA, Market Access Initiative and Market Development Assistance Scheme। तो मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव में इसमें एफर्ट्स किए गए कि जो मार्केट इंडियन एक्सपोर्ट का फॉरेन मार्केट के अंदर जो एक्सेस है उसको इम्प्रूव करना था। तो इसके अंदर इंक्लूड क्या क्या किया गया, फॉरेन मार्केट का सर्वे करना और ट्रेड एग्जीबिशंस, ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेशन करना, इंडिया की ब्रांड को बाहर प्रमोट करना, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह अरेंज करना फॉरेन नेशंस के अंदर, बायर सेलर मीट को अरेंज करवाना, प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने में एक्सपोर्टर की हेल्प करना कि जो ब्रोशर वगैरह वो डिज़ाइन करेंगे तो उसमें एक्सपोर्टर की हेल्प करना। अगर हम सेकंड स्कीम की बात करें दैट इज़ मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम, इसके अंदर एक्सपोर्ट प्रमोशन एक्टिविटीज़ के लिए फिनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना था। इसके लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह तो इन एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट जो प्रोविज़न था दैट वाज एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। कैपिटल गुड्स के एक्सपोर्ट को प्रमोट करना भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया। ईपीसीजी स्कीम का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था, बेसिकली इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर प्रोड्यूसिंग क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज, जिससे इंडिया का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस हम कर सके। तो इसमें कैपिटल गुड्स के इंपोर्ट को अलाउ किया गया और इसमें 0% कस्टम ड्यूटी का था कि उनको कोई भी कस्टम ड्यूटी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। देन मोर फैसिलिटेशन टू SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन।
स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन को का सेटअप जो हुआ था वो एक्सपोर्ट को बूस्ट अप करने के लिए हुआ था और इसमें इंक्लूड किया गया कि इनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा। इन ज़ोन्स के अंदर इंटरनेशनल क्वालिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप होगा उनका, और जो भी एसईजेड के अंदर यूनिट सेटअप किए जाएँगे तो उनको इनकम टैक्स से कंसेशन दिया जाएगा, उनको कस्टम, एक्साइज़ ड्यूटीज़ वगैरह से उनको कंसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। देन ईओयू को प्रमोट करना, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, बायोटेक्नोलॉजी पार्क, इन सबको भी इस्टेब्लिश किया गया, इनका सेटअप हुआ। जो भी मतलब ये यूनिट थे, उनको क्या करना था, कुछ ऐसे पार्क्स थे जहाँ पर काफ़ी तरह की फैसिलिटीज़ इनको प्रोवाइड की गई, काफ़ी तरह के कंसेशंस इनको दिए गए जिससे कि एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा सके। देन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को इजी बनाने के लिए भी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना इसके अंदर इंक्लूड किया गया। इसमें एक्सपोर्टर के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ाइल करना पॉसिबल होगा, मतलब जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो पोर्टल एक बनाया गया जिसके ऊपर ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ाइल करना उनके लिए ईजी होगा, और उनको ईमेल वगैरह भी वो सेंड कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी वो करना चाहते हैं, टोल फ्री नंबर वो यूज़ कर सकते हैं। आईसी इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड कि हर एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजैक्शन के लिए आईसी लेना मैंडेटरी है। आईसी ऑनलाइन आईसी के लिए एप्लीकेशन भेजी जा सकती हैं और एप्लीकेंट को 2 वर्किंग डेज़ के अंदर वो जो आईसी है वो इशू हो जाता है। जो भी एक्सपोर्टर वगैरह है उनको एक्सपोर्ट को रियलाइज़ करने की जो डिटेल है वो सेंड करने की रिक्वायरमेंट फिजिकल फॉर्म में नहीं है। तो डीजीटी ये जो इन्फॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी एक्सेप्ट कर सकता है। 24/7 कस्टम क्लियरेंस की फैसिलिटी अवेलेबल होगी इनको। देन ऑनलाइन प्रोसीजर पूरा होगा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के साइंड से वो सारे ऑनलाइन अपलोड हो सकते हैं। तो मीन्स बहुत सारी ऐसी प्रोसीजर है जिनका सिंप्लीफिकेशन करना इस पॉलिसी का बेसिक ऑब्जेक्टिव था। तो बिजनेस करना इजी बनाने की कोशिश की गई इस पॉलिसी के अंदर। देन फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चरल सेक्टर, हमने लास्ट की पॉलिसी में पढ़ा था कि एग्रीकल्चरल सेक्टर को कई तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई इनके एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। कई स्पेशल पैकेजेज इनके लिए पहले ही अनाउंस हो चुके थे। तो इस पॉलिसी के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया गया, एग्री एक्सपोर्ट जोन एस्टैब्लिश किए गए जिनका बेसिक मोटिव था एग्रो प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना था। सिंगल विंडो क्लियरेंस स्कीम की फैसिलिटी एग्रीकल्चरलिस्ट को प्रोवाइड की गई, और फूड फ्रूट, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, कॉफ़ी, टी, प्रोसेस्ड गुड्स वगैरह के एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए स्पेशल मेजरमेंट किए गए। कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जिसमें कोल्ड स्टोरेज वगैरह की फैसिलिटीज़ उनको दी गई। ऑर्गेनिक फार्म प्रोडक्ट को के एक्सपोर्ट को प्रमोट किया करना बेसिक ऑब्जेक्टिव था। तो ये जो फैसिलिटीज़ थी वो एग्रीकल्चरल सेक्टर के देना इस पॉलिसी का बेसिक ऑब्जेक्टिव था। देन फैसिलिटीज़ फॉर हैंडलूम सेक्टर, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को भी कई तरह की फैसिलिटीज़ जो थी वो इसके अंदर इंक्लूड की गई जो उनको प्रोवाइड की जाएगी, जैसे फंड ज़्यादा उनको देना, मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस के लिए मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम इनको प्रमोट किया गया, कस्टम ड्यूटी से एग्जम्पशन इनको दी गई। देन टाउन्स ऑफ जो एक्सपोर्ट एक्सीलेंस थे उनके जो पहले लिमिट थी 750 करोड़ या 150 करोड़, तो उस लिमिट को भी रिड्यूस किया गया। देन फैसिलिटीज़ फॉर जेम्स एंड ज्वेलरी, जेम्स एंड ज्वेलरीज के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए भी कई तरह की फैसिलिटीज़ उनको दी गई। ड्यूटी फ्री इनपुट उनके लिए बनाना मोटिव था इसका। इंटरनेशनल ट्रेडिंग हब डायमंड्स के लिए उनको बनाए गए। देन पर्सनल कैरियर्स की लिमिट को जो था उसको कम कर दिया गया, बढ़ा दिया गया सॉरी। देन ज्वेलरी पार्सल जो थे 20 किलोग्राम तक के एक्सपोर्ट किए जा सकते थे। तो ये जो फैसिलिटीज़ थी वो जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए इसके अंदर इंक्लूड की गई। देन डिफेंस एंड हाईटेक प्रोडक्ट, डिफेंस एंड हाईटेक प्रोडक्ट के लिए भी कुछ प्रोविज़न हैं जो इस पॉलिसी के अंदर रखे गए हैं। कई तरह की इनिशिएटिव है जो इनके एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए प्रमोट किया गया है। मेक इन इंडिया को इंक्लूड किया गया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स को इनोवेटिव और रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स को एनकरेज किया गया है। तो ये जो सारे प्रोविज़न्स हैं वो इस पॉलिसी के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। इसके अलावा ब्रांड इंडिया की जो कंसेप्ट है उसको प्रमोट करना, सेकेंड हैंड कैपिटल गुड्स के इंपोर्ट को प्रमोट करना बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के, जो ओल्ड मशीनरी वगैरह होती हैं, और
जो भी एक्सपोर्ट प्रोसीडिंग है उसकी डिटेल को इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करना, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट मतलब लिमिट को और ज़्यादा बढ़ा देना, जो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट है उस लिमिट को बढ़ाना, ग्लोबल एग्जीबिशंस वगैरह में पार्टिसिपेट करना, उनको बढ़ाना, ग्रीवेंसेस के रिड्रेसल को मतलब स्पीड अप करना कि वो जल्दी से वो सॉर्ट आउट हो जाएँ। तो बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न्स हैं जो इस पॉलिसी के अंदर इंक्लूड किए गए, लेकिन क्योंकि कोरोना टाइम था तो उतना ज़्यादा हम इस पॉलिसी को मतलब उतना ज़्यादा हम सक्सेस नहीं हुए हैं इसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, तो अभी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट है। तो जब ये एपिडेमिक हमारा ख़त्म होगा तो मे बी हम थोड़ा ग्रो कर पाएँ, लेकिन बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की अभी रिक्वायरमेंट है। So this was all about foreign trade policy 2015-20. I think you understand the topic. Thank you.